डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फ्रांस स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। स्लोवाकिया की आजादी के बाद पहले भारतीय पीएम की यात्रा। असम के जोरहाट एयरबेस में बड़ा विमान हादसा। एयरबेस पर एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश। लैंडिंग के बाद लगी आग। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया। आजमगढ़ में दहाड़े सीएम योगी, कहा अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी मामले में तुरंत FIR हो। बेटियों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले पर अमेरिका भारत आमने सामने। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन पर विरोध जताया। अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। ईरान और अमेरिका के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। असम के जोरहाट में एयरबेस पर लैंडिंग के समय वायुसेना के AN-32 कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में 5 जवान बलिदान हो गए हैं। भारतीय वायुसेना के अनुसार ये हादसा उस समय हुआ जब आपूर्ति सामग्री ले जा रहा ये मालवाहक विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। भारतीय वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवान बलिदान हो चुके हैं। वायुसेना की तरफ से जवानों के बलिदान पर गहरा दुख जताया गया है। वायुसेना का कहना है कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दुर्घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में 5 वायु सैनिकों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है। देश उनके साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश मजबूती से उनके साथ खड़ा है। वायुसेना ने इस दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जा रही है। वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की एक हफ्ते की यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे और दुनिया के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रवाना होने से पहले दिए गए बयान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस की खास जगह है। वहीं स्लोवाकिया की उनकी यात्रा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। उन्होंने कहा, भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति मैक्रों भारत आए थे और हमने अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब मैं नीस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलूंगा तो हम फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। मैं आपसी हित के अहम वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के तहत आयोजित होने वाला ये अहम कार्यक्रम भारत के सबसे होनहार स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेश से जोड़ेगा और भारत के उच्च शिक्षा इकोसिस्टम से निकलने वाले इनोवेशन के लिए एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। स्लोवाकिया दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब पुलिस और केंद्रीय बलों की एक बड़ी टीम ने तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर छापेमारी की। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में की गई। ये छापेमारी ऐसे समय हुई जब महज 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल CID ने राज्य विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में बनर्जी से कई घंटे पूछताछ की थी। इसके अलावा विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से उन्हें हाल ही में कई नए समन भी जारी किए गए हैं। TMC का आरोप है कि पुलिस टीम जबरन अभिषेक बनर्जी के घर घुसी।
छापेमारी की खबर सुनकर ममता बनर्जी भी तुरंत मौके पर पहुंची। अभिषेक बनर्जी के घर छापेमारी ऐसे वक्त की गई जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनके खिलाफ सीआईडी जांच जारी है। छापेमारी की खबर मिलते ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित आवास से तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम वहां से रवाना हो गई। बाद में अभिषेक बनर्जी ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर उनके घर में प्रवेश किया और तलाशी ली। अभिषेक बनर्जी को 14, 15 और 16 जून को 3 अलग-अलग मामलों में 2 जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में वित्तीय अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बड़ा कदम उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई जांच के दायरे में सामने आए वित्तीय लेन देन और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर की जा रही है। मदन मित्रा वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की कमरहट्टी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रह चुके मदन मिश्रा से जुड़े कुल 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईडी का आरोप है कि कमरहट्टी नगर पालिका सहित कई नगर पालिकाओं में अलग अलग पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत ली गई। जांच एजेंसी का दावा है कि इस दौरान नकद राशि और सोने के रूप में लेन देन हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक मदन मिश्रा करीब 125 कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल ईडी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। That is their prerogative. 6 घंटे तक पूछताछ किया, क्या कुछ पता? अगर 10 घंटा करे तो भी क्या है, আমি এইসব কিছু বলতে পারবো না। দল যা করবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করবেন, আমি তার সঙ্গে আছি। আর এই ব্যাপারে বাকি উত্তর যা দেওয়ার যখন সময় হবে দলের নেতৃত্ব তারা ঠিক সময়, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में 955 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले की 955.40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपोभूमि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि और हस्तशिल्प, कृषि तथा संस्कृति की समृद्ध विरासत वाला जनपद है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण इसकी पहचान प्रभावित हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आयोजित जनसभा में कहा कि पहले बहराइच में विदेशी आक्रांताओं सलार मसूद गाजी के नाम पर आयोजन होते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे गुलामी का प्रतीक मानकर बंद कराया। उन्होंने विदेशी हमलावरों का सम्मान करने वालों की आलोचना की और महाराज सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायकों का इतिहास याद दिलाया। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में बहराइच में गाजी मियां और आक्रांताओं के नाम पर आयोजन होते थे, जिन्हें हमारी सरकार ने बंद करवा दिया क्योंकि वे गुलामी के प्रतीक हैं। वैश्विक संकट में भी अपने लोगों को बचा रहा है। आपने देखा होगा कैसे भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है, कैसे भारत अनवरत रूप से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया त्रस्त है, लेकिन भारत के लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। अभी एनडीए ने मोदी जी के 12 वर्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के पूरे होने पर उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। पूरे देश भर से लोग आए थे और सबने अपने अपने यहां की नई कहानी को, नई गाथा को कहा, कैसे देश बदला है और कैसे भारत आज दुनिया के अंदर सिर उठा करके चलता है और दुश्मन के मान में घुस करके दुश्मन को भी ठिकाना लगाने का काम करता है। आज ये नए भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान के गबन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। लोगों के बीच इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार मुद्दे पर राजनीति हो रही है। वहीं संत समाज के साथ साथ भाजपा के सीनियर नेताओं के स्तर पर भी मामले में सवाल उठाए गए हैं। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।
इन तमाम मसलों को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान चोरी के प्रकरण में सीएम योगी से एसआईटी गठित जांच करवाने का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन का मामला सामने आने के बाद हलचल लगातार बढ़ी हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पहले किसी प्रकार की गबन न होने की बात कही गई। मीडिया में चल रही खबरों को ट्रस्ट की ओर से खारिज किया गया। हालांकि लगातार गहराते विवाद के बाद अब ट्रस्ट ने सीएम योगी से निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। ट्रस्ट की ओर से सीएम योगी से एसआईटी गठित कर जांच की मांग से संबंधित मांग कर दी है। मंदिर ट्रस्ट के इस पूरे विवाद में लगातार उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने की बात सामने आई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दान विवाद की एसआईटी जांच की मांग को लेकर अब सरकार के स्तर पर निर्णय होगा। निर्माण के बारे में जानकारी करने आया हूँ। जी सर, पिछले दिनों कुछ कथित घोटाले की भी बात सामने आई थी, क्या उस पर भी चर्चा होगी, उसकी भी जानकारी लेंगे या ली आपने? निर्माण समिति की बैठक है, निर्माण ही मैं देखता हूँ। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को लूटा जा रहा है और दावा किया है कि भाजपा सरकार असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कासगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि राम मंदिर को दिए गए दान में लूट हो रही है। भाजपा विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई विरोध करता है तो उसका मुठभेड़ किया जाता है या उसे जेल भेज दिया जाता है। ये टिप्पणियां उस कार्यक्रम के दौरान आई जहां पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। देवेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान एक संत ने अखिलेश यादव के सिर पर एक औपचारिक मुकुट रखा। इस पर हास्यपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने टिप्पणी की कि संत किसी और की तरह दिखते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की बजाय फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर रील बनाने में अधिक रुचि है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने इतनी व्यापक लूटपाट नहीं की थी। उन्होंने किसानों को हो रही परेशानी के लिए बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार ठहराया और 2014 से ईंधन की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि पर सवाल उठाए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आजमगढ़ में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बेटियों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभा के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम उस संस्कार में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने से पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बेटियों बहनों के प्रति करते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लोगों को संस्कारित करना चाहिए। अच्छा होगा कि उनको समझाओ और नहीं समझा सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रांची के धुरवा और जगन्नाथ क्षेत्र से लापता 3 बच्चे
करण, अर्जुन और शिवा के परिजनों से कल उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद मामले को गंभीर बताते हुए राज्य की पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रारंभिक सूचना के आधार पर भाजपा प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा और मामले की वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार द्वारा बताई गई बातें और थाने में दर्ज प्राथमिकी के विवरण में गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है। बच्चों की माता का बयान कुछ और है, जबकि एफआईआर में अलग बातें दर्ज हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बीच ये आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पढ़ा लिखा नहीं है और पुलिस ने अपने बचाव में मनमाने ढंग से प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया है। बहरहाल इससे पुलिस की भूमिका पर संदेह उत्पन्न होता है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से तीनों बच्चों की अविलंब बरामदगी सुनिश्चित करने तथा मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच की मांग करते हुए ये चेतावनी दी है कि यदि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी बच्चों की बरामदगी नहीं होती है तो पार्टी आगे की आंदोलनात्मक रणनीति तय करेगी। ये फाइल जो लिखा गया है ये थाना के किसी पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है और जो उनकी माता जी बोल रही हैं वो अलग बोल रही हैं, थाने में फाइल कुछ अलग लिखा हुआ है। ये पढ़ने लिखने नहीं जानती और थाने के लोगों ने अपना बचाव करते हुए फाइल दर्ज करने का काम किया है। इससे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों से मिले ही और लगातार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस प्रकार के अपहरण का एक उद्योग धंधा चल पड़ा है। इस प्रकार की सूचना हमेशा मिलती रहती है और जहां भी सूचना मिलती है, जिस जगह मिलती है, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करते हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार के जो लाडले हैं, जो 2-3 बच्चे हैं, गरीब हैं इसके मतलब कि इनको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, सो बात नहीं है, सबको समान अधिकार है। अगली खबर, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूबियो से कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस सप्ताह ओमान तट के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाज हमले का शिकार हुए थे। इनमें से एक हमले में 10 जून को 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इस मामले पर भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया है। भारत ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब कर भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमलों पर कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकल रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि हॉर्मुज़ से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। ट्रंप ने कहा था कि ये पूरी तरह अस्वीकार्य है और ईरान को जल्द अपना रवैया बदलना चाहिए। When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also we registered a strong protest with them. We conveyed that the welfare of our seafaring community is very important and the attacks that are happening must stop. We also conveyed that that dialogue and diplomacy is the way forward for peaceful resolution of the conflict and that there should be unimpeded access through the Strait of Hormuz in keeping with international law. So we made our position very clear on each of these points while reiterating how important the lives of our people are, their welfare and safety. तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।